हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। किसके? यूजीसी नेट जो एग्जामिनेशन है जो 2 महीने में होने जा रहा है, उसका जो मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है उसका पेपर 2 जो है वो उसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। और एक बात और है, ये एक बार देख लीजिए, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है वो मैंने डिटेल में उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में पूरा सिलेबस डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आप जरूर रेफर करिएगा। वैसे यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो इस समय ओपन है, इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर आपको भरना है तो आप भर सकते हैं। डिटेल वगैरह चाहिए तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। एलिजिबिलिटी वगैरह, मार्किंग स्कीम सब पे मैं बना चुकी हूँ। तो वो वीडियो भी आप रेफर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है। और एक बात और है, ये देख लीजिए, ये सारे ही सब्जेक्ट्स हैं जो मैं अपने चैनल पे आज की तारीख तक कवर कर चुकी हूँ और यही सब्जेक्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया ना, सिलेबस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं अपने चैनल पे कवर किए हैं। तो ये और इन सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये आपकी इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बहुत 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 हेल्प करेंगे। तो जरूर इनको रेफर करिएगा। ठीक है। या आपके कोई फ्रेंड भी एग्जामिनेशन दे रहे हो यूजीसी नेट का तो उन्हें भी ये आप रिकमेंड कर सकते हैं। ओके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। करना शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। ठीक है। मैनेजमेंट सब्जेक्ट का जो पेपर 2 है उसके हम लोग क्वेश्चन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है जून 2019 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम ऑफ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, बेसिकली आपको मैच कराना है। पहला तो क्या इधर दिया है लिस्ट 1 में? रोल ऑफ मैनेजर, इधर दिया है फंक्शन ऑफ मैनेजर। रोल ऑफ मैनेजर में 3 रोल दिए हैं मैनेजर के: इंफॉर्मेशनल रोल, इंटरपर्सनल रोल एंड तीसरा क्या है? डिसीजनल रोल। एंड फंक्शन ऑफ मैनेजर में आपको दिया गया है फिगर हेड, लीडर, लाइजन। अगला है डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड निगोशिएटर। नेक्स्ट इज डिसिमिनेटर, मॉनिटर एंड स्पोक पर्सन। ठीक है। तो बेसिकली ये 3 रोल है मैनेजर के। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। तो ये 3 रोल है मैनेजर के एंड इन रोल को परफॉर्म करने के लिए मैनेजर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है ये बेसिकली आपको मैच कराना है। ठीक है। तो पहला चलिए देखते हैं इंफॉर्मेशनल रोल। तो जो मैनेजर का जो इंफॉर्मेशनल रोल होता है उसमें मैनेजर क्या करता है? उसमें मैनेजर डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन होता है उन्हें कलेक्ट करता है, सही पर्सन तक जो इन्फॉर्मेशन है उसे पास ऑन करता है और मॉनिटर करता है कि देखता है कि इन्फॉर्मेशन पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इन्फॉर्मेशनल रोल में बेसिकली क्या है? डिसमिनेटर है। इन्फॉर्मेशन मैनेजर क्या करता है? इन्फॉर्मेशन के लिए डिसमिनेटर का काम करता है, मॉनिटर का काम करता है और स्पोक पर्सन। ठीक है। किसी इन्फॉर्मेशन को सही पर्सन तक पहुंचाना स्पोक पर्सन का काम करता है। तो एक इसके साथ मैच हो रहा है, 3 के साथ, थर्ड के साथ। अगला जो रोल है दैट इज इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल में क्या होता है? मैनेजर एक अच्छा इन्वायरमेंट, रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी टीम में, ताकि काम अच्छे से हो सके। तो एक इंटरपर्सनल रोल में ये मैनेजर एक लीडर की तरह रोल प्ले करता है। तो इंटरपर्सनल रोल में बेसिकली इससे मैच होगा इंटरपर्सनल रोल। तो इसमें मैनेजर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? एक फिगर हेड की तरह, एक लीडर की तरह, एक लाइजन की तरह काम करता है। ठीक है। तो ये बी किससे मैच हो रहा है? फर्स्ट से। अगला क्या है? डिसीजनल रोल में नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैनेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉब्लम वगैरह हो रही है तो उसको हैंडल करता है, निगोशिएट करता है। तो ये सी किससे मैच हो रहा है? सेकंड से। डिस्टर्बेंस हैंडलर की तरह काम करता है, रिसोर्स एलोकेटर की तरह काम करता है, निगोशिएटर की तरह काम करता है। तो ये 3 रोल मैनेजर परफॉर्म करता है। तो मैंने ये मैच कर दिया है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर है? ए कहाँ जा रहा है? ए थर्ड पे जा रहा है, बी फर्स्ट पे, सी किस पे? सी जा रहा है, सी जा रहा है सेकंड पे। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक बार वीडियो को पॉज करके अगर रीड करना है तो ये आप रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी जून 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि द इनकम और गेन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स लॉस्ट ड्यू टू द बेस्ट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्स इज नोन एज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है। ये 4 इकोनॉमिक्स के कह लीजिए बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो आपको वैसे भी पता होने चाहिए। अभी इनको भी हम डिस्कस करेंगे। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे तो मैं देखती हूँ हमेशा क्वेश्चन आता है, इवन यूजीसी नेट में नहीं, किसी भी एग्जामिनेशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, सपोज करिए कोई हमारे पास कुछ करने का कुछ ऑप्शन है, ठीक है, एक हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, जो बेस्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है। दूसरा क्या होगा, दूसरा सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तीसरा कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास 10,000 रुपए हैं, मुझे 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने का एक कोई बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, फिर एक सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा, एक थर्ड बेस्ट ऑप्शन होगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन चूज करूंगी ना। हमेशा सभी लोग सबसे बढ़िया ऑप्शन जो अवेलेबल होता है वो चूज करते हैं। तो अगर मैंने ये ऑप्शन चूज किया तो मैं इस सेकंड बेस्ट ऑप्शन को क्या कर रही हूँ, फॉरगॉन कर रही हूँ ना। तो इसी की जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं जिस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बेस्ट ऑप्शन चूज किया है, तो जिस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस कर रही हूँ ना, उसी को उसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि द इनकम या गेन जो एक्सपेक्टेड था फ्रॉम सेकेंड बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेज थे, जैसे सपोज करिए मेरे पास पैसे थे, तो उसका जो सेकेंड बेस्ट इस्तेमाल मैं कर सकती थी, और उससे जो इनकम या गेन मुझे हो सकता था, वो जो मैंने लूज कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बेस्ट यूज किया स्केर्स रिसोर्स का। स्केर्स रिसोर्स मतलब लिमिटेड रिसोर्स जो मेरे पास थे, 10,000 रुपए थे, उसका मैंने बेस्ट यूज किया। उसे जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो मैंने मिस किया, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं मार्क करूंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। बट इसके साथ ही मैं एक बात और बताऊंगी, ये जो 3 कॉन्सेप्ट है ना, मार्जिनलिटी प्रिंसिपल, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल एंड इक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल, ये आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, यूनिट 1 इकोनॉमिक्स में। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीबीए बीकॉम किया है, एमबीए एमकॉम किया है और इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ा है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिट 1 में ही आते हैं। और इकोनॉमिक्स मैंने 70 से 75 वीडियोस में अपने चैनल पे कवर की है, जिसमें मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है इन्हें डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मार्जिनलिटी प्रिंसिपल है ये क्या होता है। देखिए मार्जिन मतलब क्या होता है, मार्जिन मतलब होता है 1, ठीक है। तो मार्जिनलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, मार्जिनलिटी प्रिंसिपल कहता है कि इकोनॉमिक्स फोकस करता है एडिशनल कॉस्ट एंड बेनिफिट, ठीक है। यानी एक और प्रोडक्शन करने से मार्जिनलिटी प्रिंसिपल ना, मार्जिन यानी 1, यानी एडिशनल बेनिफिट या एडिशनल कॉस्ट क्या लग रहा है, ठीक है, उस पे बेस लिया जाता है डिसीजन इकोनॉमिक्स में, ठीक है। देखिए ये मार्जिनलिटी प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स में किस बात पे फोकस करता है, एडिशनल या कह लीजिए इंक्रीमेंटल या कॉस्ट या बेनिफिट, उस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने में, ठीक है। कंपेयर किया जाता है किसको, मार्जिनल बेनिफिट को मार्जिनल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, एंड उसके बेसिस पे इकोनॉमिक्स में या नॉर्मल बिजनेस में डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज मार्जिनलिटी प्रिंसिपल। अगला इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने बता दिया ना। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स में जो है वो किस पे फोकस करता है कि चेंज इन कॉस्ट एंड रेवेन्यू। इंक्रीमेंटल यानी इंक्रीज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, वर्ड पे चाहिएगा इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मतलब इंक्रीज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ। तो इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल कहता है कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं वो इकोनॉमिक्स में, वो अगर इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, तो उसमें इस बात पे फोकस किया जाता है कि चेंज कितना आ रहा है, कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है, इस पे बेस लिया जाता है डिसीजन। अगला क्या है, इक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल। तो इक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल को लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है, ठीक है। एंड ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि ये प्रिंसिपल में बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से इंडिविजुअल अपने जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कैसे उनको एलोकेट करते हैं, ठीक है, ताकि उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले।
तो ये बात हुई है EQ मार्जिनल प्रिंसिपल में। ठीक है, तो आपको पता चारों होना चाहिए। बाकी बहुत अच्छी बात है, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता है तो आप डायरेक्टली टिक करेंगे कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स से है। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है और ये आया हुआ है जून 2019 में। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोनोपोली फर्म। मोनोपोली फर्म के लिए कौन सा इसमें सही है? दैट ऑपरेट एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर MR इक्वल्स टू MC। ठीक है, आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है मोनोपोली फर्म के लिए जो ऑपरेट कर रही है एट द लेवल ऑफ आउटपुट जहां पर MR इक्वल्स टू MC है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है मोनोपोली फर्म के लिए, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इफ AR इज ग्रेटर देन AC। AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, AC मतलब एवरेज कॉस्ट। इफ AR इज ग्रेटर देन AC देयर इज एबनॉर्मल प्रॉफिट फॉर द फर्म। अगला है इफ AR इक्वल्स टू AC देयर इज एबनॉर्मल प्रॉफिट फॉर द फर्म। If AR is greater than AC, then firm earns only normal profit. If AR is less than equals to AC, then the firm earns only normal profit. ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। तो इसके लिए इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें हम चार टाइप के मार्केट पढ़ते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। चार टाइप के मार्केट होते हैं, जिसमें जो मोनोपोली मार्केट है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मोनोपोली मार्केट में जब MR इक्वल्स टू MC होता है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जब फर्म ऑपरेट कर रही हो लेवल ऑफ आउटपुट जब MR इक्वल्स टू MC होता है, तो इन चारों में से क्या सही है। तो आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है कि मोनोपोली मार्केट में जो रिलेशनशिप है MR MC एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके से कुछ है कि मोनोपोली मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस पे होता है, जब MR इक्वल्स टू MC है। MR इक्वल्स टू MC मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट है। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन को एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, जब एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अ मोनोपोली फर्म मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। मोनोपोली फर्म जो होती है मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट कब, जब MR इक्वल्स टू MC होता है एंड एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एंड इस स्टेज पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे यहाँ पे आंसर कौन सा सही है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि देयर इज एन एबनॉर्मल प्रॉफिट फॉर द फर्म। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से है। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के कौन से अप्रोच में अ मैनेजर पिक्स अप अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सेटिस्फैक्टरी और गुड एनफ अंडर द सर्कमस्टेंसेस। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग के अलग अलग अप्रोच हैं। ठीक है, डिसीजन लेना जो होता है, डिसीजन मेकिंग के अलग अलग अप्रोच हैं। तो बताइए इन चारों में से कौन सा अप्रोच है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2019 में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा अप्रोच है जिसमें मैनेजर क्या करता है, जिसमें मैनेजर डिफरेंट ऑप्शन मैनेजर को दिए गए हैं, तो मैनेजर वो ऑप्शन चूज करता है विच गिव्स द विच दैट इज सेटिस्फैक्टरी और गुड एनफ अंडर द सर्कमस्टेंसेस। यानी वो ऑप्शन चूज करता है जो सेटिस्फैक्टरी है या ठीक है अंडर द सर्कमस्टेंसेस, यानी बेस्ट ऑप्शन नहीं, जो सेटिस्फैक्टरी ऑप्शन चूज करता है। तो इन चारों में से किस अप्रोच में ऐसा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको चारों जो ऑप्शन है ना उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, एक बात है, मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं चारों ही ऑप्शन के बारे में बताती हूँ, इससे आपको समझ में आ जाता है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, हम चारों ही ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। पहला क्या है, बिहेवियरल अप्रोच। डिसीजन मेकिंग का पहला अप्रोच क्या है, बिहेवियरल अप्रोच। तो बिहेवियरल अप्रोच नाम से ही समझ में आ रहा है, बिहेवियरल अप्रोच यानी यहां पर जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है, ठीक है, वो इंपैक्ट डालता है डिसीजन मेकिंग पे। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा है बिहेवियरल अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या करता है, इट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन साइकोलॉजी
एंड बिहेवियर ऑन चॉइस, यानी हमारा जो बिहेवियर है वो हमारी चॉइस पे, मुझे डिसीजन लेना है तो मेरे डिसीजन पे मेरा बिहेवियर इंपैक्ट डालेगा। मैं जो डिसीजन लूंगी वो अपने बिहेवियर के हिसाब से लूंगी, ठीक है। मेरे जो इमोशन है, मेरे जो बाइसेस है, मेरे जो सोशल डायनामिक है, उसके बेसिस पे मैं डिसीजन लेती हूँ। तो उस अप्रोच को कहा जाता है बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है। दूसरा डिसीजन लेने का जो अप्रोच हो सकता है वो क्या है, बाउंडेड रेशनलिटी अप्रोच, ठीक है। बाउंडेड रेशनलिटी अप्रोच, चलिए मैं इसके बारे में बाद में बताती हूँ, सेकंड के बारे में बाद में बताती हूँ। पहले मैं थर्ड और फोर्थ बताती हूँ, लास्ट में हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तीसरा पहले बात करते हैं, द गार्बेज कैन अप्रोच। गार्बेज मतलब क्या होता है, कूड़ादान, कैन मतलब कंटेनर, ठीक है। तो गार्बेज कैन अप्रोच क्या कहता है, ये भी एक अप्रोच है डिसीजन मेकिंग का। तो देखिए गार्बेज कैन अप्रोच जो है डिसीजन मेकिंग का, वो क्या कहता है कि डिसीजन मेकिंग क्या है, एक क्योटिक प्रोसेस है, ठीक है। जहां पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन, देखिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन और जो पार्टिसिपेंट्स हैं प्लस जो चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं, इन सबको थ्रो कर दिया जाता है किसमें, गार्बेज कैन में, ठीक है। कूड़ेदान में प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को, पार्टिसिपेंट्स को और जो चॉइसेस हैं, जो जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, उन सबको गार्बेज कैन में थ्रो कर दिया जाता है। एंड डिसीजन जो है इमर्ज होता है फ्रॉम रैंडम कन्वर्जेंस ऑफ दीज एलिमेंट, और इन चारों को गार्बेज कैन में फेंका जाता है और जो सॉल्यूशन है वो वहीं से निकल के आता है, जो डिसीजन है वो वहीं से इमर्ज होता है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसे कहते हैं गार्बेज कैन अप्रोच, न्यूरिक है, ठीक है। अगला जो चौथा है दैट इज कोऑपरेटिव सोशल। तो देखिए हमें थोड़ा सा तो समझ में आ गया, जो क्वेश्चन है उसमें इसकी बात भी नहीं हो रही है, इसकी बात भी नहीं हो रही है। अब अगला देख लेते हैं चौथा, ठीक है। चौथा क्या है, द कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम अप्रोच। तो कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम अप्रोच यानी मिलके कोऑपरेशन के साथ टीम में जो डिसीजन लिया जाता है। तो देखिए कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम अप्रोच जो डिसीजन मेकिंग है, ये किस बात पे एम्फेसाइज करता है कि कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग विद इन अ ग्रुप, यानी ग्रुप में कोलैबोरेशन के साथ मिलजुल के डिसीजन लिया जाए। तो इसकी बात हुई है इस अप्रोच में। तो आपने देखा जो क्वेश्चन में बात हो रही है वो तो फर्स्ट में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो हमें वैसे भी समझ में आ गया कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 इज द आंसर, ठीक। बट हमें पता भी होना चाहिए कि व्हाट इज बाउंडेड रेशनलिटी अप्रोच। बाउंडेड रेशनलिटी अप्रोच है क्या, हमें पता होना चाहिए। तो देखिए लिखा है बाउंडेड रेश, यहां मैंने लिखा है कि बाउंडेड रेशनलिटी अप्रोच डिसीजन मेकिंग की ये क्या होती है, इसमें ह्यूमन बीइंग एकदम परफेक्ट सोल्यूशन की तरफ नहीं जाता है, ठीक है। कोई काम मुझे करना है, मुझे डिसीजन लेना है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट जो होगा, जब मेरा वो होगा तभी मैं वो काम करूंगी। तो बाउंडेड रेशनलिटी अप्रोच यही कहता है कि सेटिस्फैक्ट्री या जो गुड एनफ हो, क्योंकि जैसे सर्कमस्टेंसेस हैं, जैसी सिचुएशन है, इसके हिसाब से जो सेटिस्फैक्ट्री है वो भी चूज करके काम किया जाएगा, ठीक है। तो वही देखिए बाउंडेड रेशनलिटी अप्रोच डिसीजन मेकिंग की क्या कहती है कि ह्यूमन डोंट मेक परफेक्टली रेशनल चॉइस, कि हमेशा ह्यूमन बीइंग हमेशा एकदम परफेक्टली रेशनल सोच समझ के सारे एनालिसिस करके डिसीजन नहीं लेता है। क्यों, क्योंकि कभी कभार कुछ कॉग्निटिव लिमिटेशन होती है, कुछ टाइम कंस्ट्रेंट होता है। तो ऐसा हमेशा ह्यूमन बीइंग या कह लीजिए मैनेजर हमेशा ऐसा नहीं कर पाता है। कभी कभार क्या होता है, उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन या उसको सेटल होना पड़ता है, मैनेजर को या ह्यूमन बीइंग को सेटल होना पड़ता है गुड एनफ, यानी ठीक ठाक सेटिस्फैक्टरी जो सोल्यूशन है उसके साथ ही उसको सेटल होना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेन है, बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है बाउंडेड रेशनलिटी अप्रोच। तो देखिए इसमें पूछा गया है किस अप्रोच, डिसीजन मेकिंग के किस अप्रोच में मैनेजर पिकअप करता है सैटिस्फैक्टरी या गुड एनफ अंडर द सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो उसमें चूज करता है। तो आंसर आपको समझ में आ गया, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया माता। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है और ये डिमांड जो टॉपिक था ना वहां से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुड्स द डिमांड इंक्रीजेज रैपिडली विद द इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम बट स्लो डाउन विद फर्दर इंक्रीज इन इनकम। तो आपको बताना है कि यहाँ पे 4 टाइप के गुड्स दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों टाइप के गुड्स में से किस टाइप के गुड में ऐसा होता है कि इनकम पहले इंक्रीज करती है विद द सॉरी इनकम नहीं, डिमांड जो है पहले इंक्रीज करती है विद द राइज इन कंज्यूमर इनकम एंड उसके बाद डिमांड स्लो डाउन होती है विद द फर्दर इंक्रीज इन इनकम। इनकम और बढ़ती है तो डिमांड स्लो डाउन होती है, ठीक है। ये डिमांड खत्म नहीं बोला है, स्लो डाउन बोला है, ठीक है।
तो देखिए कौन कौन से गुड्स हैं। एक है आपका इंफीरियर गुड्स, ये मिसप्रिंट है, इंटीरियर लिखा है, ये इंफीरियर है। इंफीरियर गुड्स, एसेंशियल कंज्यूमर गुड, नॉर्मल गुड, लग्जरी एंड प्रेस्टिजियस गुड। तो 4 टाइप के आपको गुड बताए गए हैं। तो बताना है कि कंज्यूमर इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड बढ़ती है, बट कंज्यूमर इनकम और बढ़ती है तो इनकी डिमांड स्लो डाउन होती है। तो कौन से गुड्स के साथ है? तो देखिए जो इंफीरियर गुड्स हैं, तो इंफीरियर गुड्स के बारे में कहें तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, इंफीरियर गुड्स जो होते हैं, ठीक है, पहले इनकी बढ़ेगी लेकिन कंज्यूमर की इनकम और बढ़ती है तो इनकी डिमांड खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सेकंड हैंड कार है, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम काफी अच्छी है तो सेकंड हैंड कार की एकदम डिमांड ही खत्म हो जाएगी ना, लोग इंफीरियर गुड कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो ये स्लो डाउन नहीं, खत्म हो जाती है, ज्यादा इनकम बढ़ गई तो इनकी डिमांड खत्म। अगला क्या है? अगला है एसेंशियल कंज्यूमर गुड। एसेंशियल कंज्यूमर गुड का बेसिकली इनकम से ज्यादा रिलेशन है ही नहीं। जो एसेंशियल कंज्यूमर गुड है वो तो हम खरीदेंगे, जो मेरे लिए नेसेसिटी है, जो मेरे लिए जरूरत है, जो बेसिक खाने पीने की जरूरत है, नमक चीनी तेल मसाला, ये तो खरीदा ही जाएगा। ये चाहे जितने महंगे हो जाए, बेसिक जो हमारी नीड है वो तो फुलफिल होगी ही। तो इसका इनकम के साथ रिलेशन नहीं है, ठीक, ज्यादा रिलेशन नहीं है। अगला क्या है? नॉर्मल गुड के बारे में बात करते हैं। अगला क्या है? लग्जरी एंड प्रेस्टिजियस गुड। तो लग्जरी गुड क्या है? लग्जरी गुड तो एक इनकम जो है एक लेवल के बाद बढ़ जाती है, तब जाके लग्जरी गुड की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो अगला बचा हमारा नॉर्मल गुड। तो हमें वैसे भी समझ में आ गया है कि यहाँ पे आंसर क्या है, नॉर्मल गुड है। आंसर तो वैसे भी नॉर्मल गुड है। तो नॉर्मल गुड बेसिकली क्या होता है? नॉर्मल गुड की डिमांड जो होती है इंक्रीज करती है प्रोपोर्शनलिटी विद द इनकम। नॉर्मल गुड जो है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी नॉर्मल गुड की बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे और बढ़ेगी इनकम, नॉर्मल गुड जो है उनकी इनकम स्लो डाउन हो जाएगी। अब लोग ब्रांडेड पे शिफ्ट हो जाते हैं, अब नॉर्मल कपड़े नहीं पहनेंगे, अब ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे जब इनकम और, तो ये स्लो डाउन होती है, खत्म नहीं होती, इंफीरियर की खत्म हो जाती है। ठीक है, एकदम ही खत्म हो जाएगी, लोग दूसरे पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आंसर समझ में आ गया, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, अगले लेक्चर में और क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। और एक बात और है, प्लीज ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं अब कोशिश करूंगी, आज 1 मई है, देखती हूँ आज ये वीडियो अपलोड हो पाता है कि नहीं। आज 1 मई है और अब आज से मैं कोशिश करूंगी कि हर दिन मैं 2 वीडियो लेके आऊं, एक मॉर्निंग में आएगा वीडियो, एक इवनिंग में आएगा वीडियो, अब से लेकर के जब तक यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं होता है। बट ये तभी मैं कॉन्टिन्यूअसली वीडियो ला पाऊंगी जब आप मेरे साथ बने रहेंगे, मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में सपोर्ट करिएगा, बताइएगा कि आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, किसी को रिकमेंड किया है। ठीक है, तो ये मुझे बताइएगा, तो मैं भी इसी तरीके से जब तक अब नेट का एग्जाम नहीं होता है, अगले 2 महीने हमें लग के तैयारी करनी है। ठीक है, और मैं भी आपके लिए जितने प्रीवियस ईयर 2018-19 से लेके 2024 तक के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि वरना वो लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा। तो हम कम कम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट हर लेक्चर में करते रहेंगे। सुबह एक वीडियो आएगा, एक वीडियो शाम को आएगा, कोशिश करूंगी हर दिन 2 वीडियो लेके आऊं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।